हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसका टॉपिक है व्यंजन। आप लोगों ने कल स्वर के बारे में पढ़ा था और आज मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंजनों के बारे में बता दूँ। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो इसकी परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमको बोलना है क, तो देखो क हम बोल तो जरूर रहे हैं लेकिन लास्ट में क्या आ रहा, आ। तो का उच्चारण करने में देखो लास्ट में आ रहा है। आ क्या है? एक व्यंजन है। आ क्या है? एक व्यंजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है अर्थात बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है और जिसमें अगर हम 39 में टोटल पार्ट की बात करें तो 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन सभी वर्णों के बारे में आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। जैसे ये जो का से लेकर यहाँ तक अंगा तक ये है पहला वर्ग, यानी कि कह सकते हो का वर्ग। ये फिर दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। ये पाँच वर्गों के हैं समूह में। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25। कितनी हो जाती है? 25। इनको अगर हम बोलेंगे तो हमारे मुंह में कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी के साथ साथ ये वर्ग में है। क्या है? वर्ग में है। इनका दूसरा नाम आप वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हो। तो बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न आता है जैसे कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको बताना कितना है? 25। अगर पूछता है वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं तो आपको बताना कितनी है? 25। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये कहलाता है प्रथम वर्ण। क्या कहलाते हैं? ये जो पहले वाले अक्षर आगे वाले ये पूरे 5 कहलाते हैं प्रथम वर्ण। और ये द्वितीय और ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम। ये पंचम के साथ साथ ये सभी से लास्ट में पड़ता है, इसी वजह से कहते हैं अंत में पड़ता है ना, तो अंतमाक्षर। क्या कहते हैं? अंतमाक्षर। और पंचमाक्षर भी कहते हैं और पंचम वर्ण भी कहते हैं। और इनका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से? नाक से। इसी वजह से इनको नासिक के वर्ण या व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लें ये जैसे ये 25 हो गए। अब बचते हैं या, रा, ला, वा। इन चारों का नाम है अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम है? इन चारों का नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और ये तीनों सा और हा को कहते हैं ऊष्म व्यंजन और छत्रंग्या और सरा इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये का और सा से मिलकर बना है। क्या हुआ है? का और सा से मिलकर छा बना है, इस वजह से क्या कहा जाता है इसे? संयुक्त। और ये ता और रा से त्रा बना है, जा और यहाँ से जा बना है और सा और रा से बना है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा गया? संयुक्त रूप से 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इस वजह से क्या कहा गया? संयुक्त। अब इनकी बात कर लें, जैसे ये सा, ये हा है। ये 4 वर्ण हैं। इनको चारों वर्ण को पहली बात अगर चारों वर्ण में पूछेगा तो ऊष्मी व्यंजन कहलाएंगे। अब इनके चारों के अलग अलग नाम हैं। जैसे ये वाले सा को कहते हैं तालुसा। क्या कहते हैं? तालुसा। और इस वाले सा को कहते हैं मूर्धन। क्या? मूर्धा सा या मूर्धन्य सा। इसका जो है हम जहाँ बोलते हैं हमारे जो मुंह में उच्चारण करने के स्थान है इस आधार पे इसके नाम है। ठीक है, इस वाले सा का उच्चारण है इसे दंती सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंती सा। और ये हा है, इसको ये हा को कहते हैं काकल्य वर्ण। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण। अब बात कर लें ये या और वा को कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं? इनमें स्वर के भी गुण होते हैं तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। या और वा को अर्धस्वर और रा को लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित के मतलब जैसे जो हमारी जीभ है ना, देखो जब रा का बोलते हैं, रा का जो उच्चारण होता है
तो रा में क्या होता है, थोड़ा सा घूम जाती, गोल नुमा बन जाती है, उससे कहते हैं लुंठित। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। और ये जो ला है, ला को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, स्वरों वर्णों का वर्गीकरण। क्या? वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो प्रकार से। एक है घोषत्व के आधार पर। क्या है? एक है घोषत्व के आधार पर और दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर। दूसरा क्या है? प्राण तत्व के आधार पर। दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर। जो पहला है घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब समझो पहले, इसका आधार का जानने से पहले घोष का मतलब समझो और तत्व का मतलब समझो और प्राण तत्व का मतलब समझो। बहुत सारे लोग एग्जामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, इन दो प्रश्नों में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। कोई आघोष को साघोष कह देता है, कोई घोष को साघोष कह देता है, कोई अल्प प्राण को महाप्राण, कोई महाप्राण को अल्प प्राण कह देता है। अब इसको अगर तुम इसके अर्थ से समझोगे तो तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये घोष है ना, घोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। घोष का मतलब क्या होता है? घोष मतलब कंपन। अब कंपन के आधार पर ये जो व्यंजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक का नाम आघोष, एक का नाम है साघोष। आ एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग है और आ का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। आ उपसर्ग है और आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और जब नहीं लग गया तो जिसमें कंपन ना हो, क्या हो? जिसमें कंपन ना हो वो क्या होगा? आघोष। और सा मतलब साथ साथ, या कहते हो साथ साथ, तो ये हो जाता है साघोष। क्या हो जाता है? साघोष। अगर हम बात करें कि ये आघोष और साघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें आता है आघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा। प्रत्येक वर्ग देखो, ये पहला और क्या है? पहला, दूसरा और तीनों सा। ये क्या है? ये तीनों सा जो लिखे हुए हैं, ये तीनों सा आघोष के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे? इसका याद करने की आपको एक ट्रिक मैं बताऊं तो 12 सा। क्या? 12 सा। आघोष 12 सा कहो, आघोष 12 सा। आघोष 12 सा कहोगे तो तुमको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। आघोष 12 सा, आघोष 12 सा। अगर साघोष की बात करोगे तो साघोष मतलब जिसमें कंपन होगा। जैसे जिसमें कंपन होगा, ये है 3, 4, 5 और अंतस्थ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो ये कौन सा वर्ण? तिथि, चतुर्थ और पंचम, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा तो क्या होगा? और अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन है? या, रा, ला और वा। ये वर्ण जब आएंगे तो क्या कहलाएंगे? साघोष। अगर हम बात करें प्राण तत्व के, प्राण तत्व के आधार पर भी स्वर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो। प्राण तत्व के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प का देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझो। प्राण का मतलब, प्राण मतलब होती है वायु। क्या होती है? वायु। या कैसे होते हो? हवा। क्या होती है? हवा। जैसे हवा के आधार पर जो है व्यंजन के प्रकार, ये कह सकते हो आप। हवा के आधार पर या वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम। क्या होता है? थोड़ा या कम। तो अल्प मतलब थोड़ा। जिन वर्णों को, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से हवा या वायु कम निकलती है, हवा या वायु कम निकलती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जिनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकलती है, यानी कि ज्यादा हवा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण। महा मतलब होता है ज्यादा ही, अल मतलब थोड़ा या कम। तो देखो ये इसको अगर हम याद करें तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, इन वर्णों को बोलोगे आप। देखो जैसे ये पहला है, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा। इसी तरह सभी वर्ण होंगे, सभी वर्गीय व्यंजन में होंगे। ठीक है। जो पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे हम बोले क, ग और अंग। देखो अगर हमको बोलने से थोड़ा सा हमको एहसास होगा
कि जब हम का बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से थोड़ा थोड़ा हवा निकल ले को, और जबकि हम खा बोले देखो खा, देखो खा में जो है ज्यादा मुंह से हवा निकल रही, इस वजह से खा क्या है, महाप्राण है, का क्या है, अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण के लिए क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण के लिए क्या है, दूसरा और चौथा। देखो खा और घा, देखो ज्यादा हवा निकल रही, तो क्या है, ये जो है महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, ये जैसे मैं अगर फिर से मैं बात करूं तो ये पूछता है कंपटीशन में, प्रश्न पूछता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बताओ। क्या पूछता है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बताओ। स्पर्शी कितने, 25। वर्गीय व्यंजन कितने, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने, 4। ऊष्म व्यंजन कितने, 4। संयुक्त व्यंजन कितने, 4। और ऊष्म, संयुक्त और जितने भी हैं सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे ये या और वा बताया मैंने अर्धस्वर, ठीक है, रा लुंठित और ला पार्श्विक। ठीक है, ये क्या है, तालु से इसका उच्चारण होता है, इसे मूर्धा से होता है, इसका दंत से होता है, इसे काकल्य वर्ण कहते हैं। और इसको इन चारों पूरे चारों को कहते हैं क्या, ऊष्म। क्या कहते हैं, ऊष्म। और इनको क्या कहते हैं, संयुक्त। संयुक्त मतलब जो दो वर्णों से मिलकर बना है उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है बराबर, आप देख सकते हैं। ठीक है, का और सा से, ता और रा से, है ना, और जा और इया से, और स्रा, सा और रा से। ठीक है, और वर्गों जब हम इनका वर्गीकरण करेंगे तो दो प्रकार से होते हैं। एक कौन कौन, घोषत्व के आधार पर और प्राणतत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार मतलब जैसे जिन वर्णों को बोलने में जो हमारे मुंह में कंपन क्या होगा, ये क्या है, आघोष, जिनमें कंपन नहीं होगा, जिनमें आ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, जिनमें कंपन नहीं होगा आघोष होंगे, जिनमें कंपन होगा वो साघोष होंगे। ठीक है, और प्राण तत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। जिनमें मुंह से हवा कम निकलेगी वो अल्पप्राण, जिनमें मुंह से हवा ज्यादा निकलेगी वो महाप्राण। एक वर्ण तुम्हारा रह गया है डा और ढा, डा और ढा। देखो हमने यहां लिखा है लेकिन इसके नीचे बिंदी नहीं है। क्या है, बिंदी। ये बिंदी को हम लोग, ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है, ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये है उर्दू भाषा। कौन सी भाषा का, उर्दू। कौन सी भाषा का, उर्दू भाषा का शब्द है। और इसे कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं, नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। इसे क्या कहते हैं, नुक्ता। और इन दोनों वर्णों का जो आए हैं, ये दूसरी भाषा से आए, इसी वजह से इसका नाम है आगत वर्ण। क्या नाम है, आगत वर्ण। ठीक है, और इनको ये दो भाषा में के शब्द हैं, दो भाषा के शब्द हिंदी के हैं, उर्दू के, इसीलिए इनको क्या कहता है, द्विगुण व्यंजन। क्या कहा जाता है, द्विगुण। द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, इस वजह से इनका क्या नाम पड़ गया है, द्विगुण व्यंजन। और एक नाम इनका और है, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, और आप ज्यादा तो नहीं, इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये जान लो कि ये जो है व्यंजन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन अगर आपको समझ में आ गए और कौन से वर्ण से कौन से मिलकर बना है, तो आने वाले टाइम में मैं और अगली जो वीडियो डालूंगा उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये चीज़ें आपको संयुक्त व्यंजन सब कुछ ये क्लियर होने चाहिए, ताकि जब मैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो बहुत ही इनका प्रयोग होने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।